हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अरमान सर और हमारे यूट्यूब चैनल तेस्ला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के संपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स का सीरीज लेके आया हूं। इस सीरीज में सभी चैप्टर का डिस्कशन किया जाएगा। फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का संपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स का डिस्कशन किया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन से। क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आवेश की विमा होता है द डायमेंशन ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों, जब भी डायमेंशन पूछा जाएगा तो फिजिक्स में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। उन सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से आपको डायमेंशन लिखना होगा। कौन कौन होते हैं प्यारे बच्चों? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इन्हीं सातों में से आपको जब भी डायमेंशन पूछा जाएगा तो इन्हीं सातों में से लिखना होगा। जैसे आपको क्या पूछा है प्यारे बच्चों? डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन पूछा। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें चार्ज कहीं भी नहीं आता। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में चार्ज कहीं नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे जी? चार्ज भले ही नहीं आ रहा है लेकिन चार्ज का रिलेशन कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ है। जैसे जब भी आपको डायमेंशन पूछा जाएगा, अगर वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन सभी का रिलेशन, उन फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ होता है। जैसे चार्ज नहीं है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में। कौन कौन है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनमें कहीं चार्ज है लेकिन चार्ज का रिलेशन इन सभी फंडामेंटल के साथ है। कैसे? आई इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th छोटी कक्षा में, क्या जी? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। धारा इज इक्वल टू आवेश बट्टे समय, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा जी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें प्यारे बच्चों। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई इंटू टी। तो करंट का डायमेंशन होता है प्यारे बच्चों एम्पियर होता है, ए, ठीक है, और टाइम का टी। इसी तरह चार्ज का डायमेंशन क्या हुआ प्यारे बच्चों? ए टी। याद रहेगा ना, चार्ज का डायमेंशन ए टी। इनमें से कौन सा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, आवेश की विमा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 1 कूलाम आवेश होता है कितना? ESU। 1 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू हाउ मेनी ESU, मतलब 1 कूलाम चार्ज कितने ESU के बराबर होते हैं? प्यारे बच्चों, चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है और चार्ज का CGS यूनिट ESU या स्टेट कूलम होता है। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन होगा ना। जैसे आप पढ़े होंगे मास का SI यूनिट kg और CGS यूनिट ग्राम, तो 1 kg होता है 1000 ग्राम। उसी तरह चार्ज का SI यूनिट कूलम होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कूलम। और CGS यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों? CGS यूनिट होता है आपका ESU, या क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? स्टेट कूलम। चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है और CGS यूनिट ESU या स्टेट कूलम। तो इन दोनों का रिलेशन होगा कुछ ना कुछ। तो 1 कूलम, कूलम से ESU जाने में, CGS में जाने के लिए 3 इंटू 10⁹। याद रखिएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU या स्टेट कूलम। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों? 3 इंटू 10⁻⁹। ध्यान रखिए यहाँ पे -9 है। क्या है? -9। तो ये वाला गलत है। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं क्योंकि यहाँ -9 है तो माइनस दिखाई नहीं देते हैं उनको। तो ये वाला आंसर सही होंगे 3 इंटू 10⁻+9। समझे प्यारे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, कुछ नहीं होता है, या दोनों होता है? When an object is charged, its mass increases, decreases, nothing happens, या both? जब किसी वस्तु को प्यारे बच्चों जब भी चार्ज किया जाता है तो या तो इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है या तो इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही किसी वस्तु में, किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज होता है, नॉट प्रोटॉन। प्रोटॉन के साथ हम लोग छेड़छाड़ करते ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी। समझे प्यारे बच्चों? तो मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, मतलब बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में चले गए। प्यारे बच्चों, आपने पढ़े होंगे
चार्ज के प्रॉपर्टी में, जब किसी वस्तु से मतलब चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल, चार्ज मास के बिना संभव नहीं है। अगर किसी वस्तु में थोड़ा सा भी चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो उसमें 100% कहीं ना कहीं मास तो होगा ही, ठीक है। तो सबसे छोटा चार्ज क्या होता है जी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी भी बॉडी में इससे कम चार्ज संभव नहीं है, सबसे छोटा चार्ज यही है। अगर कोई पूछ लेगा, कुछ बोल दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इससे छोटा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, -19 से छोटा नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इससे कम चार्ज संभव नहीं है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा प्यारे बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया प्यारे बच्चों, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को देता है या इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उसमें चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जाहिर सी बात है जो लेगा वो नेगेटिव और जो देता है वो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब दोनों बॉडी में बराबर इक्वल चार्ज आ गया। लेकिन एक पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव, दोनों बॉडी चार्ज हो चुका है, लेकिन एक में मास घटेगा, दूसरे में मास बढ़ेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे गया है, तो बॉडी ए में मास घट जाएगा और बॉडी बी में मास बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड इट्स मास क्या होगा जी, इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा, दोनों होगा एक साथ। एक में बढ़ेगा, एक में घटेगा। ए में घटेगा, बी में बढ़ेगा। क्यों, यहां से इलेक्ट्रॉन वहां गया है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना मास लेके जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछता है किसी बॉडी को चार्ज किए, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब उसमें क्या आया, धनावेश आ गया है। तो बताओ उसका मास बढ़ेगा या घटेगा, तब वहां बोलेंगे यार पॉजिटिवली चार्ज आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो मास घट गया होगा। जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी आया होगा, इसमें मास घट गया, ए का मास घट जाएगा। उसी तरह बोलेगा कोई बॉडी को रबिंग किए, उसके बाद उसमें ना इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज आ गया, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आया है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास लेके आएगा प्यारे बच्चों। तो बोलेंगे मास बी का क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ए का मास कम होगा, बी का मास ज्यादा होगा। अगर ऐसे पूछेंगे तब ये जाएंगे बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो घटेगा। लेकिन अगर बोला कि किसी वस्तु में चार्ज आ गया है, रबिंग के दोनों वस्तु में चार्ज आ गया, बताओ मास क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो बोलेंगे दोनों होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्स। एक स्टेट कूलम कितने होते हैं प्यारे बच्चों, कुछ देर पहले ही हमने बताया है, क्या बताया है कि 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम। समझे प्यारे बच्चों, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम होता है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है, 1 स्टेट कूलम, क्या पूछा है, 1 स्टेट कूलम। यहाँ देखिए 1, यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 है, तो 1 स्टेट कूलम कैसे निकालेंगे, एक एक नियम से, क्योंकि इतना इतना होता है तो इतना एक कितना होगा, तो 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम, C4 कूलम। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या होंगे प्यारे बच्चों, 1/3। जब भी कोई चीज पावर में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ऊपर लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाता है, और पावर अगर नेगेटिव रहा यदि, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 को ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -9। तो 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। कौन सा ऑप्शन होंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हुआ आपका, क्या हुआ, सी राइट आंसर। ये डी नहीं मारना है प्यारे बच्चे, यहाँ +9 है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, किससे किया जाता है, Q से। इसी चार्ज को जब मास से डिवाइड कर देंगे, किस में कर देंगे, मास से। अब ये चार्ज नहीं कहलाएगा, चार्ज को मास से डिवाइड करने पे ये बन जाएगा स्पेसिफिक चार्ज। क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है प्यारे बच्चों।
चार्ज को मास से डिवाइड करते हैं, मतलब चार्ज और मास के रेशियो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। तो यहाँ पे किसका स्पेसिफिक चार्ज निकालने बोले हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का और मास भी किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास। यदि प्रोटॉन पूछता तो प्रोटॉन का चार्ज लेते हैं और प्रोटॉन का मास लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, और मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, कूलोम पर केजी। यूनिट क्या होगा प्यारे बच्चों, कूलोम पर केजी। सब में कूलोम पर केजी है, लेकिन जब इसको भाग देंगे ना, डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.878 आएगा समथिंग। तो लगभग में हम लोग बोलेंगे 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। आपको डिवाइड करने आता है, डिवाइड करिएगा तो आपका रहा ये आंसर। चार्ज को मास से डिवाइड कर देंगे, जिसका पूछेगा उसी का चार्ज लेंगे, उसी का मास लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज के लिए सही है। प्यारे बच्चों अभी कुछ देर पहले ही बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट में सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, इसको क्वांटा ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। इसका मान होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लगभग में इतना ही होता है, मतलब एग्जैक्ट इतना है, तो हम लोग लगभग में 1.6 ही लिख देते हैं। तो कौन सा राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, आपका बी रहा आंसर, राइट आंसर। ठीक है, -20 हो ही नहीं सकता, -19 से छोटा चार्ज कभी पॉसिबल है ही नहीं, ये दोनों तो पॉसिबल होगा ही। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है, ऐसा कौन सा गुण है जो दोनों प्रकार के आवेशों को अलग करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। The property that differentiate both types of charges। इनमें से कौन सा गुण है जो दोनों चार्जेस को अलग करता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। प्यारे बच्चों चार्ज के दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। इन दोनों को अलग करने वाला कौन सा वो गुण है, तो पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। प्यारे बच्चों जब कांच की छड़ को, ग्लास रॉड को रेशम के कपड़े से मतलब सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ से, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ मतलब रेशम के कपड़े में चला जाता है। तो ग्लास रॉड क्या हो जाएंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या होंगे प्यारे बच्चों, नेगेटिव चार्जेस। तो कहां से निकला, ग्लास रॉड से कांच की छड़ पॉजिटिव हो गया धनात्मक, और आपका रेशम कपड़ा क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होंगे प्यारे बच्चों सही, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पहला सही है, क्योंकि रगड़ेंगे जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं ना, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, तो पहला सही है। कांच की छड़ क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, धनात्मक आवेश हो जाएंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है धनात्मक आवेश हो जाते हैं, ये भी सही है। और आपका रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेश हो जाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होंगे प्यारे बच्चों, डी नंबर ऑप्शन सही होंगे। ए और बी दोनों सही है कथन स्टेटमेंट। When a glass rod is rubbed, रगड़ते हैं, with a silk cloth, some electrons from the glass, कहां से, ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। प्यारे बच्चों कहां पे होते हैं, सिल्क क्लॉथ में। इसका मतलब ग्लास रोड क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिवली चार्जेस, इसीलिए कहता है ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्जेड एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो प्यारे बच्चों ए और बी दोनों सही है, इसी डी आंसर सही होंगे, डी नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जब दो पिंड आपस में एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाएं, वे अर्जित करेंगे समान और सजातीय आवेश, समान और विजातीय आवेश, असमान और सजातीय आवेश, असमान और विजातीय आवेश। When two bodies are rubbed against each other, they will gain equal and homogeneous charges। प्यारे बच्चों जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, तो रबिंग करने के बाद जब अलग करते हैं ना प्यारे बच्चों, ए और बी को अलग करेंगे, तो दोनों में इक्वल चार्जेस जनरेट होंगे। कितने होंगे, मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं, तो यहाँ इस ए बॉडी में चार्जेस आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आएंगे चार्जेस, इसमें भी आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन बी बॉडी में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन देता है, किसने दिया, ये इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें आएंगे पॉजिटिव चार्जेस, और ये आएंगे हो जाएंगे आपका नेगेटिव चार्जेस। दोनों में चार्ज इक्वल होंगे, इक्वल चार्जेस होंगे, लेकिन अनलाइक होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझे प्यारे बच्चों, तो कहता है इक्वल एंड
होमोजीनियस चार्जेस, सॉरी ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ होमोजीनियस। प्यारे बच्चों होमोजीनियस मतलब एक जैसा चार्जेस, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, जबकि यहाँ पे एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, भले इक्वल है, इक्वल यहाँ पे इक्वल तो सही है लेकिन ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है जी, इक्वल होंगे, सही बात है, और अनलाइक होंगे, एक पॉजिटिव होंगे दूसरा नेगेटिव, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। इक्वल चार्जेस होंगे, 1 1 यहाँ भी आएंगे लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो कौन सा होंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन, समान और विजातीय। विजातीय मतलब अनलाइक चार्जेस, समान मतलब इक्वल। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में किस प्रकार वस्तु पर आवेशों का अधिक अथवा अभाव होगा, इनमें से कहता है इनमें से कौन सा वे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज विल देयर बी एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा वे है जो किसी चार्ज की कमी और अधिक को दिखाता है, तो इनमें से कौन सा होंगे प्यारे बच्चों, रबिंग, क्या डी नंबर, ऑप्शन डी आपके लिए करेक्ट है। रगड़ के ही किसी वस्तु में चार्ज की कमी और अधिकता को दिखाया जाता है, एक्सेस और डिफिशियंसी को दिखाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वस्तु आवेशित हो जाती है जब उसके पास असंतुलित आवेश होता है, इसका अर्थ है वस्तु में प्रोटॉन नहीं है, वस्तु में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वस्तु में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शामिल है, वस्तु में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शामिल नहीं है। इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स चार्ज्ड व्हेन इट हैज अनबैलेंस्ड चार्ज, इट मींस, प्यारे बच्चों कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट में अच्छा चार्ज आ गया, उसमें अपने आप चार्ज हो गया, कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं है क्योंकि वो अनबैलेंस हो चुका है। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जब कोई न्यूट्रल बॉडी होता है ना, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, समझे, न्यूट्रल मतलब उदासीन अनावेशित वस्तु, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर हो जाते हैं। जब उस वस्तु में अगर चार्ज करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा या तो प्रोटॉन कम हो जाएंगे, या तो प्रोटॉन ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, लेकिन वो बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज हो जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होगा क्योंकि अनबैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होंगे प्यारे बच्चों, द ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी सही रहेंगे आपका। क्यों, द ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन, कंटेन मतलब सेम रखता है, क्या नहीं रखता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होंगे, वस्तु में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शामिल नहीं होंगे क्योंकि वस्तु में चार्ज करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या तो इलेक्ट्रॉन कम होगा। ठीक है, अनबैलेंस हो जाते हैं। जब अगर कोई वस्तु में चार्ज नहीं रहता है तब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी धनावेशित वस्तु में होती है, ए बॉडी हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड, कहता है कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब उसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, मान लीजिए मेरे पास एक ए बॉडी है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। अभी न्यूट्रल बॉडी है प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, जब कोई न्यूट्रल बॉडी होता है उसमें कुल चार्ज क्या होता है, 0 कुल चार्ज है, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतना ही प्रोटॉन की संख्या है। अब क्या किया हमने, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां निकाल लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसमें कैसा चार्ज आ जाएंगे प्यारे बच्चों, पॉजिटिवली चार्जेस हो जाएंगे। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो बताइए यहाँ पे डोमिनेट कौन क्या प्यारे बच्चे, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ अनबैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अब बराबर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये बॉडी हो गया पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया प्रोटॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन 1 है प्रोटॉन 2 है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझे प्यारे बच्चों। तो ये बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन नंबर 13। गिव द करेक्ट स्टेटमेंट, 2 सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, कूलॉम ने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे चार्जेस को लेकर। एक मान लीजिए मेरे पास एक Q चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और इनके बीच की दूरी कितना है, R है, तो फोर्स जो होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला दिया कूलॉम ने तो इसको 2 नियम की वजह से दिया, कितने नियम, 2 नियम की वजह से।
पहले कहा उसने क्या कि ये जो फोर्स होता है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों चार्जेस को गुना करेंगे उसका समानुपाती होंगे। और एक और नियम दिया था, कहता है इनके बीच का जो दूरी है ना, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या बोले? व्युत्क्रमानुपाती, जिसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो आर स्क्वायर नीचे होगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे होगा, तो यह हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ये दो नियम से ये फोर्स का फॉर्मूला आया था, ठीक है। और एक चीज और, अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, दोनों प्लस होंगे, तो दोनों, अगर ये प्लस हुआ ये भी प्लस हुआ, तो दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे, समझे जी, मतलब प्रतिकर्षण जिसको बोलते हैं हिंदी में। और अगर दोनों नेगेटिव हुआ प्यारे बच्चों, तो ये दोनों भी क्या करेंगे? रिपल्सन शो करेंगे, मतलब प्रतिकर्षण शो करेंगे। अगर एक पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव हुआ, प्यारे बच्चों ये हुआ अनलाइक चार्जेस, ये हुआ सजातीय, जिसको बोलते हैं लाइक चार्जेस, प्लस प्लस माइनस माइनस, लाइक चार्जेस सजातीय चार्जेस, अनलाइक मतलब विजातीय, एक प्लस एक माइनस, समझे प्यारे बच्चों। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोले हैं प्यारे बच्चों, कहता है गिव द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल, प्यारे बच्चों यहाँ पे गलत हो जाएंगे, आकर्षण बल नहीं होंगे। सजातीय बोले तो लाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है, आकर्षण नहीं होता, प्रतिकर्षण होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ आपका। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन नहीं होता प्यारे बच्चों। दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल, दोनों के बीच की दूरी, फिर से सजातीय आवेश बोला प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लाइक चार्जेस नहीं होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे प्यारे बच्चों। चलिए ऑप्शन नंबर सी, दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, प्यारे बच्चों यहाँ पे सही है। लाइक चार्जेस, सजातीय मतलब लाइक चार्जेस, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं प्यारे बच्चों। सी नंबर ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि यहाँ ये भी सही है स्टेटमेंट, सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा। और एफ क्या होता है? बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। द रिपल्सन फोर्स बिटवीन, देखिए रिपल्सन होगा ना, लाइक चार्जेस होगा तो रिपल्सन होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, वर्ग जिसको बोलते हैं, ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, समझे प्यारे बच्चों। इसी का हिंदी हुआ है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्जेस के बीच के दूरी की, है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं फोर्स, समझे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट रहा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। फॉर एन अनचार्ज बॉडी टू हैव 1 कूलाम ऑफ चार्ज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम इट विल बी। कहता है कोई अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, जितना इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चे उतना ही प्रोटॉन है। कहता है उसमें एक कूलाम आवेश को जनरेट करने के लिए, एक कूलाम चार्जेस को जनरेट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हटाने की जरूरत पड़ेगा, रिमूव करने की जरूरत पड़ेगा। प्यारे बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमको एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये हमेशा इंटीजर होता है प्यारे बच्चों। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसको बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज, इसका मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इससे कम चार्ज संभव नहीं है। क्यू क्या है? चार्ज पैदा हुआ, जनरेट हुआ, है ना। तो यहाँ पे एन ई इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या होगा? क्यू, क्योंकि यहाँ पे संख्या निकालने हैं, प्लस माइनस की जरूरी नहीं पड़ेगा, तो एन निकालना है तो क्यू, यहाँ पे ई मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे प्यारे बच्चों। एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू का मान कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों? कहता है 1 कूलम चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएंगे, 1 कूलम, तो 1 कूलम। और ई का मान क्या है प्यारे बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, समझ गए। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। 1.6 इस 10⁻⁻19 को, अगर कोई चार्ज नीचे, कोई पावर नीचे में नेगेटिव होता है, उसको ऊपर लेके जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, प्लस 19 हो जाएंगे ये वाला। तो यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे प्यारे बच्चों? 10 आएंगे, तो 10 और 16 प्यारे बच्चों। यहाँ से एक जीरो इसमें ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 18। 19 था, एक जीरो इसमें ट्रांसफर कर दिए, अब कितना बचे? 18। 100 को
100 को 16 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, आएंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इतना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। कौन सा ऑप्शन होंगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होंगे आपका सही। ठीक है, क्या होंगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युतांक तथा एप्सिलॉन आर बराबर होती है एब्सोल्यूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, जिसको एप्सिलॉन आर बोलते हैं प्यारे बच्चों। एंड एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, क्या होगा प्यारे बच्चों? हमने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। प्यारे बच्चों इसका मान फिक्स होता है एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ना जी, F/m इसका यूनिट है। समझे प्यारे बच्चों, इसका मान फिक्स होता है। ये वैक्यूम में जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ का ये परमिटिविटी है। ठीक है, एप्सिलॉन आर बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। हर एक मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी अलग होता है एप्सिलॉन आर। जैसे आपको बोलेगा वाटर का कितना होता है? 80, लगभग 80 होता है प्यारे बच्चों। मेटल का कितना होगा? मेटल का बोलेगा तो इनफाइनाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, और एयर का बोलेगा तो कितना? एयर या वैक्यूम का 1 होता है प्यारे बच्चों। एप्सिलॉन आर हर एक मीडियम का अलग अलग होता है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है आपका एग्जाम में। इसका वाटर का कितना होगा? 80, मेटल का कितना होगा? इनफाइनाइट, अनंत, और एयर का कितना होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा। ठीक, यहाँ पे हर एक मीडियम का। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, कैपिटल के बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो होगा तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होंगे। ये एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएंगे, गुना में है तो नीचे आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होंगे जी एप्सिलॉन आर के लिए प्यारे बच्चों? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर ए रहा आपका सही। प्यारे बच्चों आज के सीरीज में हमने फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के फर्स्ट चैप्टर के सीरीज में हमने 15 क्वेश्चनों का डिटेल चर्चा किया है। उसी तरह हम लोग अगले वीडियोस में फिर से लेके आएंगे, अगले लेक्चर में 15 क्वेश्चन को, और उनको डिटेल चर्चा करेंगे उनका। जिन बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो घबराए नहीं, आगे आने वाला वीडियोस में हो सकता है इसी टाइप के क्वेश्चन और भी होंगे, जिसका आपको धीरे धीरे हो जाएंगे। जिनका बेसिक कमजोर है उनको दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो अगले हार नहीं मानना प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। आपका जो भी डाउट होगा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि एक ही चीज को बार बार सुनेंगे ना, अपने आप माइंड में बैठ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा बोर्ड का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।